जय हिंद साथियों। 3 नवंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो ये बना है घाना। इसका सही उत्तर क्या है? घाना। मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूं। यूएनएससी है क्या, ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या काम है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। घाना 1 नवंबर 2022 को यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है। मैं आपको यहां पर पहले बताता हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को डेवलप करना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन डे। मैंने आपको अभी पढ़ाया था। अब देखिए, यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। कार में बॉयफ्रेंड चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ये कभी चेंज नहीं होते, इनके पास वीटो पावर है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं। अभी प्रेजेंट में 10 सदस्य हैं। ब्राजील, गैबोन, अल्बानिया, घाना, आयरलैंड, भारत भी इसका सदस्य है, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और यूएई। इन सभी का जो कार्यकाल होता है 2 साल के लिए होता है। 2 साल तक ये क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। फिर और भी देशों को मौका मिलता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, घाना की बात आई तो घाना कहां पर दिख रहा है आपको? ये है घाना। घाना अफ्रीका महाद्वीप में आता है। घाना जो है पश्चिम अफ्रीका का एक कंट्री है। यदि आपसे इसकी कैपिटल पूछी जाए तो आप बता सकते हैं इसकी कैपिटल अकरा है और इसकी करेंसी है सेडी। वेस्ट में आइवरी कोस्ट है, नॉर्थ में बुर्किना फासो है और ईस्ट में टोगो है। इसके साथ ही बाउंड्री को शेयर करता है। आप देख रहे हैं 3 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और मैं हूं राजा गुप्ता। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। आपको पूरा सेशन बहुत ध्यान से सुनना होगा। YouTube में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ उसी का टेस्ट मिल जाए। तो हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और ये मात्र 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। दोस्तों, मुश्किलों का जो आना है वो हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना है, ये हमें आना चाहिए। ये हमारी नाव है और नैया पार लगाने का काम हमारा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ गया है। G7 देशों ने किस देश से जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में शामिल होने के लिए कहा है? तो ग्लोबल 7 देश क्या है वो भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा और JETP क्या है इसे भी मैं आपको समझाऊंगा। तो G7 देश ने कहा है, ये जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने कहा है कि जापान जो है JETP में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में शामिल हो जाए। मैं समझा रहा हूं, पहले G7 कंट्रीज देख लीजिए कौन कौन आते हैं। तो पहला देश फ्रांस है, दूसरा जर्मनी है, तीसरा कनाडा है, चौथा जापान है, पांचवा इटली है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। पहली बैठक 1975 में हुई थी G7 कंट्रीज की। यदि आपसे पूछा जाए क्या G7 कंट्रीज का सदस्य भारत है तो आप बताइए नहीं है, लेकिन G20 का भारत सदस्य है। G20 में भारत आता है। तो G7 जो है दुनिया की 7 ऐसी इकोनॉमी को शामिल किया गया, ऐसी कंट्रीज को शामिल किया गया है। मैं आपको कंट्रीज के नाम बता चुका हूं। सबसे पहली बैठक फ्रांस में हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ताओरमीना इटली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, G20 जो है ये कब स्थापित हुआ था? 1999 में स्थापित हुआ था। इसमें विश्व के 20 ग्लोबल कंट्रीज हैं, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज शामिल हैं। तो भारत भी इसका सदस्य है। अब क्या होता है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, आइए जानते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है COP26 में आया था। तो COP26 जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ये पर्यावरण को बचाने के लिए सम्मेलन हुआ करता है और COP27
मिस्र में होने वाला है, इजिप्ट में होने वाला है, मैंने आपको बताया था। तो जेईटी का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका कंट्री है, अपनी इकोनॉमी को डीकार्बनाइज करे, यानी कोयले से दूर जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करे और ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़े। अब मुझे बात समझ में नहीं आती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारी डेवलप कंट्री चाहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने प्रोग्रेस को रोक दे, अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फेस को रोक दे। अब डेवलप कंट्रीज ने तो अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर लिया है, तो पर्यावरण का जो प्रदूषण था वो पहले ही कर चुके हैं। अब ये अपेक्षा करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट को बचाएं। तो इसका वो बोलते हैं, इंडिया को भी बोलते हैं कि आप भी अपने कार्बन को, उत्सर्जन को कम करो। हालांकि ये बात सही भी है और 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होने का बात भी कह चुका है। कार्बन की क्षमता, कार्बन के उत्सर्जन को भारत बिल्कुल से जीरो ला देगा 2070 तक, ऐसी बात भारत ने भी बोली है। तो साउथ अफ्रीका की देश मदद करेंगे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के तहत। उनको क्या देंगे? उनको 8.5 बिलियन डॉलर पैसा प्रदान करेंगे G7 कंट्रीज, और बोलेंगे कि तुम अगले 3 से 5 साल में दक्षिण अफ्रीका को बोलेंगे कि राष्ट्रीय जलवायु कार्यक्रम चलाओ, लागू करो और अपने कार्बन के उत्सर्जन को कम करो। आप समझ गए? तो पिछली बार का मकसद भी था, लक्ष्य भी था, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मदद दी जाए, उनको फाइनेंशियल एड दी जाए, ताकि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर ना बढ़ करके अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करे ग्रीन एनर्जी की मदद से। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन, अच्छा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यह है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव। यहां पर आप देख पा रहे हैं इमेज में, आपको देख करके अच्छा लग रहा होगा। और यहां पर देखिए, ये जो 1 से 3 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में आयोजित किया जाएगा। और इस फेस्टिवल में सभी राज्य, जितने भी स्टेट है, जितने भी यूटी हैं और कुछ पड़ोसी देश के, यहाँ पर आदिवासी नृत्य समूह भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में मंगोलिया, मोजाम्बिक, सर्बिया, न्यूजीलैंड, यहाँ के नृत्य समूह की भागीदारी दिखाई देने को मिलेगी। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, तो इन्होंने किया है। और समारोह की जो अध्यक्षता है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आज ही ट्विटर के अकाउंट में, ट्वीट अकाउंट में, अपने ट्विटर से मोदी जी ने इन्हें क्या किया? श्रद्धांजलि अर्पित की है इलाबेन भट्ट को। आज की बात है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इलाबेन भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इलाबेन भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता थी, यह एक सोशल वर्कर थी जो अब हमारे बीच में नहीं रही। ये आप देख पा रहे हैं, ये है इलाबेन भट्ट। तो इलाबेन भट्ट जो है शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट और सोशल सर्विस में युवाओं को शिक्षा देती थी, ताकि वो भी आगे इन पॉलिसीज को लेके बढ़ें। इन्होंने सेवा संस्था की स्थापना की थी। दोस्तों, 2011 में इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों, ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जो पीस को प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम, जो ईटानगर का होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, इसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है क्या? तो मैं आपको 2 बात बताऊंगा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और एक है ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा। एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और एक है ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा। 2 प्रकार के एयरपोर्ट होते हैं। तो ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा वहां पर बनाया जाता है जहां पर लोगों का रिहायशी इलाका होता है,
जहां पर लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ऐसी जगह पर बनाया जाता है जिस भूमि का कोई उपयोग नहीं होता, जो अविकसित भूमि है, जो अविकसित भूमि है, जो बंजर भूमि है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, खाली भूमि है, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पर एयरपोर्ट बना दिया जाता है। और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, यहां पर पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, तो ऐसी तैयारियां की जाती हैं कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए, और जहां पर किसी का रिहायशी इलाका नहीं होता। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या है और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्या है। तो पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, ईटानगर के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा किया है। देखिए, डोनी का मतलब होता है सन और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा या फिर मून। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में ग्रैंड स्लैम विनर्स के बारे में जानने वाले हैं। साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपका 2 नंबर पक्का है। देखिए, ग्रैंड स्लैम क्या होता है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। मैंने पहले भी इसकी ट्रिक बताई है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, और पुराने स्टूडेंट रिवाइज कर लें। आफबू याद करना है। क्या याद करना है? आफबू। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल में सबसे पहले, और ये जनवरी में होता है। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो होता है ये मई जून महीने में होता है, सीक्वेंस आप याद रख ली। और विंबलडन ओपन जो होता है जून जुलाई महीने में होता है, ठीक है। और यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर महीने में। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, साल में ऐसे होता है। और देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। और विंबलडन ओपन जो है ये घास में खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी में खेला जाता है, क्ले में खेला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। अब इनकी विजेताओं के नाम जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल विजेता है राफेल नडाल, इनका संबंध स्पेन से है। महिला एकल विजेता एशले बार्टी। तो जो फेल होता है उसको बहुत पेन होता है, मैंने ट्रिक बताई थी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से है, तो ऐश इनके नाम में लगा है, ऑस्ट्रेलिया भी ऐश से शुरू होता है। अब देखिए, फ्रेंच ओपन के वापस से विजेता राफेल नडाल थे, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और ईगा स्विटेक पोलैंड के खिलाड़ी हैं। ये महिला एकल विजेता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। एलिना रायबकीना कजाकिस्तान की प्लेयर है, महिला एकल विजेता। अल्कराज गार्फिया स्पेन के प्लेयर हैं, और ईगा स्विटेक पोलैंड के प्लेयर हैं, जिन्होंने यूएस ओपन अभी जीता है। देखिए साथियों, राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ये एक रिकॉर्ड है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सरकार ने कृषि में किसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो सरकार ने एग्रीकल्चर में ग्लाइफोसेट को प्रतिबंधित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या वजह है, आइए समझते हैं क्यों इसको प्रतिबंधित किया। कोई तो कारण होगा, कोई तो नुकसान पहुंचा रहा होगा। तो इसे हम कहते हैं शाकनाशी। शाकनाशी का मतलब होता है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड आपने देखा होगा कि एक मेन पौधा होता है और उसके ऊपर एक अलग से बडिंग स्टार्ट हो जाती है, अलग से खरपतवार डेवलप हो जाते हैं। खरपतवार जो है, खरपतवार डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनवांटेड क्रॉप या अनवांटेड प्लांट जो है वहां पर डेवलप हो जाते हैं, जो हमारी ज़रूरत के नहीं है, जो हमारे मुख्य पेड़ का पोषण खा लेते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं। तो इसको नष्ट करने के लिए ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया गया तो क्या हुआ, प्लांट में
ये किया गया। अभी प्लांट में भी अंदर आ गया, आपने खाया, मानव या जानवरों किसी ने खाया तो उनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, उनको कैंसर हो रहा है और जनन क्षमता कम हो रही है, जो फर्टिलिटी है, बच्चे पैदा करने की जो शक्ति है वो खत्म हो रही है, कैंसर हो रहा है, और भी जो डेवलपमेंट है शरीर का रुक रहा है। तो ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, इसलिए सरकार ने इसे बैन कर दिया है। क्लियर है? साथ ही उसका वैज्ञानिक नाम है एन फॉस्फोनोमिथाइल ग्लाइसिन, और ये पौधे के विकास के लिए आवश्यक एंजाइम को रोक देता है, उसके डेवलपमेंट को रोक देता है। तो मैंने आपको बताया इससे कैंसर हो सकता है, प्रजनन में जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो सकता है, फर्टिलिटी में रुकावट पैदा कर सकता है, और जो डेवलपमेंट है शरीर का उसे रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इन्होंने किसे फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान दिया है? तो ये दिया है एडवर्ड एम कैनेडी को। किसे दिया है? एडवर्ड एम कैनेडी को यह पुरस्कार दिया है, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर। ये है एडवर्ड कैनेडी और ये है शेख हसीना जी जो पुरस्कार दे रहे हैं। अब ये पुरस्कार क्या है मैं समझाता हूं। तो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में कंट्रीब्यूशन के लिए ढाका में पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है। शेख हसीना ने कहा है कि जो कैनेडी हैं, कैनेडी सीनियर ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी सरकार की भूमिका के बावजूद निर्दोष बंगाली लोगों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए नरसंहार के खिलाफ साहसी कदम उठाया था। एक्चुअली बात यह थी कि पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था 1971 में, और भारत को रशिया सपोर्ट कर रहा था। भारत चाहता था कि बांग्लादेश आज़ाद हो जाए, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो भारत आज़ाद कराना चाहता था, अमेरिका इसका विरोध कर रहा था। और अमेरिका का ही एक नागरिक जिनका नाम है कैनेडी, ठीक है, और कैनेडी ने क्या किया, एडवर्ड एम कैनेडी जो है, इन्होंने क्या किया, वापस से एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जिससे कि अलग से सपोर्ट दिया कि वो हम कह सकते हैं इस वजह से इन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, 1971 का जो मुक्ति संग्राम था उसको समझते हैं। तो ये 26 मार्च 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट को स्टार्ट किया था और बहुत सारे लोग परेशान होकर के भारत में एंटर कर गए थे। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली जो मुक्ति वाहिनी सेना थी वो भारतीय सैनिक थे। इन्होंने बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को हराया और 16 दिसंबर 1971 को भारत के हस्तक्षेप से 13 दिनों के युद्ध के बाद एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बन गया था। पहले भी मैंने समझाया आपको, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व बना, ये किस राज्य में है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है। अब यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व यूपी में बना है। भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने बोला है कि यूपी में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53 नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। तो देखिए, रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य का 4था टाइगर रिजर्व है। पहला दुधवा है, दूसरा पीलीभीत है, तीसरा अमनगढ़ है और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। पूछा जा सकता है एग्जाम में, निश्चित आएगा प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 41 अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला हाल ही में किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो 41वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला यूएई में आयोजित किया जा रहा है। यूएई में कहां पर? शारजाह में। शारजाह है जगह, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर, अ वर्ल्ड इन माय बुक, यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो शारजाह बुक अथॉरिटी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है 2 से 13 नवंबर तक। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? स्प्रेड द वर्ड। भारत सरकार की पीआईबी, जिसे हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय बोलते हैं, उसके प्रकाशन विभाग ने शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में भाग लिया है।
देखिए अभी हाल ही में इसके महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश हाल ही में पीआईबी के महानिदेशक बने हैं। क्या नाम है? सत्येंद्र प्रकाश नाम है। आज का आखिरी प्रश्न है, पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय जो फिश म्यूजियम है, ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में पहला मछली संग्रहालय बनाया जा रहा है। इस प्रकार से ये मछली संग्रहालय होगा, बेहद खूबसूरत है और इस परियोजना में 100 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। देखिए इसे डेवलप किया जा रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, जिसके तहत वित्त वर्ष 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यानी 5 साल में इसे हर राज्य, हर संघ शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस योजना में 20,050 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे फिश सेक्टर में। और इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण संसाधन है यानी जो रूरल रिसोर्सेस हैं उसका उपयोग करके ग्रामीण का विकास करना, ग्रामीण की इकोनॉमी को डेवलप करना। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा इधर भूटान से लगती है, ऊपर चाइना से लगती है, इधर म्यांमार से लगती है और यहाँ पर राज्य असम और यह नागालैंड। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल है ईटानगर। 1987 में इसकी स्थापना हुई है। पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीटें हैं, विधानसभा 60 है और प्रेजेंट में सीएम है पेमा खांडू। चलिए दोस्तों, मई महीने के करंट अफेयर्स की रसमलाई चल रही है। हमने जनवरी, हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स किया है कवर। रसमलाई में हम पिछले महीनों का रिवीजन करते हैं। तो देखिए कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार, वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? मनी फ्रॉम वेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आएगा। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में मेडल लिस्ट में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तुर्की ने। लद्दाख के तुर्तक सेक्टर में सेना की गाड़ी किस नदी में गिरी जिसके कारण 7 जवान हमारे शहीद हो गए? तो श्योक नदी में गाड़ी गिर गई। चलिए दोस्तों, 10 क्वेश्चन की सीरीज आप सभी के सामने है। आपने जो भी पढ़ा है ध्यान से, अब मैं उसका टेस्ट लेने वाला हूं। कल आप लोगों का टेस्ट है पूरा अक्टूबर महीने का, तो लिख लीजिए कल आप लोगों को पूरा अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। मैं आपका टेस्ट लूंगा। यूएनएससी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में हुई है। कमेंट बॉक्स पर उत्तर देते जाइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अक्रा किस देश की कैपिटल है? याद रखना है, अक्रा कैपिटल है घाना की। द ग्रुप ऑफ 7 की पहली बैठक कब हुई थी? तो द ग्रुप ऑफ 7 की पहली बैठक 1975 में हुई थी। मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के नागरिकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इलाबेन भट्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। आप अपना आंसर कॉपी पे लिखते जाइए, लास्ट में कमेंट बॉक्स पे बताना कितना स्कोर किया। इलाबेन भट्ट को किस साल इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है? 2011 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था राफेल नडाल ने। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ है? 1971 में। नेफा किस राज्य को कहा जाता था? तो नेफा किसे कहा जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। साथियों, 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किस टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो ये टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन। दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान राज्य में है।
उधा उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स पर। तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ है। 2022 के नौसेना कमांडरों का सम्मेलन का दूसरा एडिशन कहां शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली में। एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। IACR द्वारा काले चावल की 2 नई किस्मों का परीक्षण किया गया, इसे ICAR कर दीजिए, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ, बताओ क्या है इसका फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स पे बताओ। किस राज्य में पाया जाता है? यूपी में। कोयला सचिव का पद किसने हाल ही में ग्रहण किया है? अमृतलाल मीणा ने। 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर देश कौन सा बना है? तो हमारा भारत बना है, भारत का रक्षा मंत्रालय बना है। जमशेदजी ईरानी का हाल ही में निधन हुआ, उन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। आज का सवाल आप सभी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? कमेंट बॉक्स पर आप अपना उत्तर दर्ज करें। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम और अमेजिंग लेक्चर्स के साथ आप सभी के सामने खड़े रहें। आप इसकी PDF फ्री में टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के प्राप्त कर सकते, मिल ही रही होगी, और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना, और आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। कैसा लगा सेशन? आपकी क्या डिमांड है इस सेशन को लेकर के? आगे और क्या किया जा सकता है? जरूर कमेंट बॉक्स पर बताएं। रिप्लाई नहीं कर पाता बट सबके कमेंट पढ़ता हूं। जय हिंद, जय भारत।